हाय दोस्त। हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ई दृष्टि .in मंथली मैगजीन ऑन करेंट अफेयर्स जुलाई एडिशन 2020 एडिशन की डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। तो इसे मैं 6 से 8 पार्ट में कंप्लीट करने वाला हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं नेशनल रैंकिंग्स। नेशनल इंडिया रैंकिंग 2020। तो यहाँ क्या हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इंडियन रैंकिंग 2020 किस लिए आया था और किस लिए ये किया गया था इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF was approved by the Ministry of Human Resource and Development and launched by Honorable Minister of Human Resource Development on 29 September 2015। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, इन द ओवरऑल कैटेगरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास सिक्योर्ड टॉप पोजीशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यहाँ 1 नंबर पोजीशन पे लिया हुआ है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हेल्ड टॉप स्पॉट इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी। ये ठीक है या फिर गलत है देखेंगे। तो आंसर यहाँ है डी, मतलब जो भी स्टेटमेंट यहाँ है सब करेक्ट है। तो क्या क्या है नेशनल इंडिया रैंकिंग 2020 क्यों था उसका डिटेल में हम जानेंगे। तो चलो नीचे जाएंगे। ऑन 11th June 2020 यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक मिनिस्टर जो रिलीज इंडियन रैंकिंग 2020। तो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया होता? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो RP निशंक उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था। दिस रैंकिंग आर रिलीज्ड to map the level of higher education in the country under National Institutional Ranking Framework NIRF launched in 2015। तो यहाँ के हायर एजुकेशन को रैंकिंग में लाने के लिए ये बनाया गया था। कब? 2015 में। व्हाट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क? तो ये क्या है, NIRF क्या है, इसके बारे में हम चलो देखते हैं। इन ऑर्डर टू फ्रेम ए methodology to rank institution across the country, the National Institutional Ranking Framework NIRF was launched by Ministry of Human Resource Development on 29 September 2015। 29 सितंबर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था NIRF को, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल हमारे भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट्स है उनको रैंकिंग में लाने के लिए ये बनाया गया था। तो दिस द मेथोडोलॉजी ड्रॉस फ्रॉम ओवरऑल रिकमेंडेशन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग arrived by the core committee set up by MHRD Ministry of Human Resource Development to identify the broad parameters for ranking various universities and institutions। जितने भी यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट है उनको रैंकिंग करने के लिए जो ओवरऑल कैटेगरी सब कैटेगरी को देख के रैंकिंग करने के लिए ये बनाया गया था। द पैरामीटर्स ब्रॉडली कवर, जो यहाँ कौन कौन सा पैरामीटर को देख के रैंकिंग कर रहे थे और किया जाता है वो है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। टीचिंग उसे कैसे पढ़ाया जा रहा है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज लर्निंग कैसे बच्चे उसे पढ़ रहे हैं और यहाँ क्या क्या रिसोर्स उनको मिल रहा है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस रिसर्च क्या हो रहा है वहाँ, और ग्रेजुएशन आउटकम्स उसे कैसे ग्रेजुएशन दे रहे हैं, जो वहाँ से पास आउट हो रहे हैं तो वहाँ उन्हें कैसे ग्रेजुएशन किस तरह से उन्हें ग्रेजुएशन दिया जा रहा है। तो वो सब है यहाँ पैरामीटर सब है। तो ये सब पैरामीटर को देख के वो इंस्टीट्यूट को रैंकिंग कर रहे हैं। तो आउटरीच एंड
इंक्लूसिविटी एंड प्रिसिप्शन, इस सब को देख के ये रैंकिंग दिया जा रहा है। तो 2020 रैंकिंग किस किस वजह से दिया गया था वो सब हमें अभी जानेंगे। 2020 रैंकिंग में रैंकिंग फॉर द फिफ्थ टाइम सिंस 2016 was released in 10th कैटेगरीज। ओवरऑल कौन सा कैटेगरी में रिलीज़ किया गया था? यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉलेज, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर, लॉ एंड डेंटल। तो ये कैटेगरी में अभी रैंकिंग किया गया है। तो इन 2020 डेंटल कैटेगरी वाज बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। 2020 में पहली बार डेंटल को यहाँ शामिल किया गया है। इन दिस सर्वे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री हैज़ बीन इंक्लूड। तो ये सर्वे में क्या हर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ शामिल हैं इस लिस्ट में। तो टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स इन ओवरऑल कैटेगरी में कौन कौन है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ये 4 और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो उस तरह से टॉप 5 इंस्टीट्यूट इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी में कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। ये सब यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप 5 कैटेगरी का यूनिवर्सिटी ये सब है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है। तो टॉप 5 कौन सा थे? पहला बेंगलुरु, दूसरा दिल्ली JNU, बनारसी थर्ड, अमृता विश्वविद्यापीठम कोयम्बटूर और जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। तो ये टॉप यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ये है। उसके बाद इंजीनियरिंग कैटेगरी में कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ये इंजीनियरिंग में ये 3 है। और मैनेजमेंट में कौन है? मैनेजमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता। उसी तरह से टॉप कॉलेजेस कौन सा है? मिरांडा हाउस दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन न्यू दिल्ली, हिंदू कॉलेज दिल्ली, फार्मेसी जो है जामिया हमेद न्यू दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली। उस तरह से मेडिकल में कौन सा है? मेडिकल कैटेगरी में कौन सा है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। ये सब मेडिकल में है। उस तरह से आर्किटेक्चर में कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलिकट। तो उस तरह से लॉ में कौन सा है? 3 टॉप यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, नैसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। तो ये सब एक कैटेगरी में टॉप लेवल है। पहली बार जो कैटेगरी को यहाँ शामिल किया गया था डेंटल, वो 3 टॉप कैटेगरी में कौन है और टॉप कौन सा कॉलेज यहाँ के हैं रैंकिंग के बस वो रैंकिंग में से तो है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस उडुपी, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे। ये सब डेंटल की कैटेगरी है जो पहली बार शामिल किया गया है। तो ये नेशनल फ्रेमवर्क का डिटेल है, इसे बार बार थोड़ा देख लेना है वीडियो को। तो
ध्यान में रह जाएगा और ज़्यादा याद रख पाओगे। तो चलो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो क्या हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग गया, अभी एनवायरमेंटल पैरामीटर परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो चलो देखते हैं नेशनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में 2020। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो प्रिपेयर्ड बाय जॉइंटली किस के द्वारा किया गया था, येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ इंडिया का रैंक कितना था 168, आंसर है 168। तो रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में हम देखेंगे थोड़ा। 12th एडिशन ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वाज रिलीज्ड इन जून 2020। तो ये 12th एडिशन है, ये 12th एडिशन का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ है। तो इसके बारे में हम देखेंगे व्हाट इज़ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये क्या होता है हम थोड़ा जानेंगे। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI इज ए बाइनियल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय येल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, दोनों के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। ओके, दोनों इंस्टीट्यूट्स के द्वारा प्रिपेयर हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ येल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कोलैबोरेशन होकर ये प्रिपेयर हुआ है। द EPI ऑफर्ड ए scored that highest leaders in environmental performance and provided practical guidance for countries that aspire to move towards sustainable future। तो सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ये सब कदम लिया गया है। तो सस्टेनेबल फ्यूचर क्या होता है, जो किसी को भी नुकसान नहीं देके लाइफ को आगे बढ़ाने को सस्टेनेबल फ्यूचर कहते हैं। तो यहाँ किसी को मतलब एनवायरमेंटल को यहाँ इंडिकेट कर रहा है, जो एनवायरमेंटल। तो EPI रैंक्स कंट्रीज ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ इकोसिस्टम विटेलिटी यूजिंग 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अक्रॉस 11 इशूज कैटेगरी। यहाँ 11 इशू कैटेगरी के साथ 32 पैरामीटर को देखकर ये इंडेक्स बनाया गया है। दिस रिपोर्ट आल्सो इंडिकेट्स 10 years ट्रेंड इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो ये रिपोर्ट क्या दर्शाता है, तो 10 साल का ट्रेंड यहाँ दर्शाता है। तो यह क्या नेशनल और ग्लोबल लेवल में ये इशू दिखाता है। दिस इंडिकेटर प्रोवाइड ए गेज एट नेशनल स्केल ऑफ हाउ क्लोज कंट्रीज आर। तो ये रिपोर्ट क्या दर्शाता है, एनवायरमेंटल पॉलिसी टारगेट। तो ये इसमें से हमें क्या क्या पता चलता है, तो पास्ट में क्या था, फ्यूचर में कैसा टारगेट फिक्स करके कैसा हम उसे असेसमेंट करके जो प्रॉब्लम हो रहा है एनवायरमेंटल में, जो प्रॉब्लम हो रहा है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इस पैरामीटर को यूज करके हम फ्यूचर प्लान बना सकते हैं फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो फ्यूचर इट ऑफर्स ए पावरफुल पॉलिसी टूल। तो ये क्या ऑफर करता है हमें, पावरफुल पॉलिसी टूल इन सपोर्ट ऑफ एफर्ट टू मीट टारगेट्स ऑफ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो UN यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, तो ये सब पॉलिसी और पैरामीटर यूज करके जो हमें ट्रेंड मिल रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो दिखा रहा है अक्रॉस नेशन एंड ग्लोब में जो चेंजनेस आ रहा है, उसे हम कैसे यूज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें यूज कर सकते हैं। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पैरामीटर्स। तो जो रिलीज हुआ 2020 इंडेक्स में क्या है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे।
डेनमार्क विथ स्कोर्ड 82 हैज़ टॉप्ड इन द इंडेक्स। डेनमार्क जो कितना 82.5 मार्क्स स्कोर करके इसमें टॉप में रहा है। दिस वाज फॉलोड बाय लक्समबर्ग को पीछे छोड़ते हुए डेनमार्क ने आगे गया। तो लक्समबर्ग का स्कोर कितना 82.3, ये जो सेकंड लिया है, और स्विट्ज़रलैंड का स्कोर है 81.5। इस तरह से यूनाइटेड किंगडम स्कोर 81.3 फोर्थ एंड फ्रांस स्कोर 80 जो कि फिफ्थ है। तो 2020 इंडेक्स कंट्रीज लोएस्ट इन द इंडेक्स आर लीबिया। इसमें कौन सबसे नीचे हैं? तो लाइबेरिया। कंट्रीज लोएस्ट इन द इंडेक्स आर लाइबेरिया 180, म्यांमार 179, अफगानिस्तान 178, सीरिया लियोनी 177, कोट डी इवोरी 176। इंडिया is ranking 168 with Ghana score 26.6। इंडिया 168 है with Ghana score 26.6। In 2018 इंडिया is ranking 177। 2017 में इंडिया का रैंक कितना था? 177 था। आज 168 है, मतलब अब थोड़ा बेहतर स्थिति में है। Among India's neighbors, Bhutan was ranked 107, Sri Lanka 109, China 120, Pakistan 148 and Nepal 145। तो ये इंडेक्स एनवायरमेंटल इंडेक्स के बारे में ये था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मत्स्य संपदा वो क्या है? तो मत्स्य संपदा हु लॉन्च्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के बारे में फिशरीज एंड एक्वाकल्चर लेटर जो कि मत्स्य संपदा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया था? वो है गिरिराज सिंह। आंसर ये है गिरिराज सिंह। तो रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। यहाँ क्या किया था, कहाँ से सब शुरू हुआ, चलो देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी श्री गिरिराज सिंह कब 13 जून 2020 लॉन्च्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर जो कि मत्स्य संपदा वो रिलीज़ किया गया 13 जून 2020। तो ये न्यूज़लेटर मंथली न्यूज़लेटर है जो कि हमें जिस मैगज़ीन की तरह यहाँ डिटेल मिलता है किसके बारे में? मत्स्य संपदा के बारे में। ओके, तो चलिए मत्स्य संपदा क्या है उसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफली जानेंगे। तो न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा इज एन आउटकम ऑफ द एम्बेडर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज टू रीच आउट द स्टेक होल्डर्स स्पेशली फिशरीज एंड fish farmers through various means of communication and inform and educate them about the latest development in the fisheries and aquaculture sector। फिशरीज और एक्वाकल्चर के सेक्टर में जो भी आ रहा है उसमें सब ये मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर में डिटेल पब्लिश होगा। तो किस लिए पब्लिश होगा? जो भी इस फील्ड में हैं उन्हें ये हेल्पफुल होने वाला है और इसके द्वारा उनका जो मत्स्य संपदा और फिशिकल्चर अच्छा से अच्छा होगा। तो फॉर बेटरमेंट ऑफ एक्वाकल्चर और फॉर फिश कल्चर को देखते हुए ये मंथली मैगज़ीन और न्यूज़लेटर रिलीज़ किया गया है। तो इट वाज पब्लिश ऑन क्वार्टरली
सॉरी मैं मंथली बोल रहा था, ये क्वार्टरली बेसिस में स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर 2021, तो ये क्वार्टरली बेसिस में होगा। तो मत्स्य संपदा एंड PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यहाँ दो चीज़ है। मत्स्य संपदा इज एसोसिएटेड विथ PMMSY, तब क्या मत्स्य संपदा इज एसोसिएटेड विथ PMMSY। ओके, तो मत्स्य संपदा किसके साथ एसोसिएट है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है और इंटरलिंक्ड है। रिलीजिंग द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, श्री गिरिराज सिंह termed the launch of PMMSY as most important moment in the journey of fisheries and aquaculture development. The Government of India in May 2020 launched a new flagship scheme, that is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) for sustainable and responsible development of fisheries sector at an investment of कितना 20,050 crores. Okay, 20,050 crores. The PMMSY with an array of 100 diverse activities is by the largest ever investment in fishery sector. तो फिशरी सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्ट है, जो फिशरी सेक्टर को बहुत डेवलप करने वाला है। तो अचीविंग द एम्बिशियस टारगेट अंडर PMMSY of an additional 70 lakh tons fish production, rupee 1 lakh crores fisheries export, जनरेशन ऑफ 55 lakhs एम्प्लॉयमेंट ओवर नेक्स्ट 5 years। तो ये सब को ध्यान में देखते हुए स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया गया है। जनरेशन ऑफ 55 lakhs एम्प्लॉयमेंट ओवर नेक्स्ट 5 years में इतना एम्प्लॉयमेंट होने वाला है। तो यहाँ एडिशनल 70 lakhs ऑफ टन क्या एक्सपोर्ट होगा, प्रोडक्शन 1 लाख पर क्रॉस फिशरीज एक्सपोर्ट को भी यहाँ ध्यान में रखा गया है। तो फिशरी सेक्टर में ये था। इंडेक्स ऑफ 8 करोड़ इंडस्ट्रीज, तो चलो देखते हैं इंडस्ट्री ऑफ 8 करोड़ इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सा है? हाउ मेनी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज डिक्लाइन ऑफ May 2020। कोर इंडस्ट्रीज का अभी May 2020 में ओके कितना परसेंट्स डिक्लाइन हुआ है? डिक्लाइन बाय 23% ऑफ प्रोफेशनल, डिक्लाइन बाय 30% प्रोफेशनल, डिक्लाइन 50 प्रोफेशनल। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सा है? तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रिलीजन 13th of June 2020। इशूअर कौन इशू कर रहा है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिलीज दिस इंडेक्स। तो इंडेक्स कौन रिलीज किया? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, तो यहाँ समरी डिटेल में हम थोड़ा जाएंगे। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज फॉर May 2020 declined by 23.4% compared to decline 37% in previous month of April. Its cumulative growth during April to May was 30%, minus 30%। ओके, तो ये माइनस में है, मतलब लॉस में है। इन व्यू ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन ड्यूरिंग क्या नेशन वाइड लॉकडाउन जो किसकी वजह से? कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक कोल, सीमेंट, स्टील,
नेचुरल गैस, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा एक्सपीरियंस है सब्सटेंशियल लॉस ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी प्रोडक्शन कर रहे थे अभी बहुत कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी लॉस में घाटा में चल रहे हैं। फाइनल ग्रोथ रेट ऑफ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर February 2020 is released at 6.4%। तो इंडस्ट्रीज कौन कौन सा यहाँ है, तो इंडस्ट्रीज कोल प्रोडक्शन वेट 10.33%, डिक्लाइन 14% इन में। ओके, मई में 14% डिक्लाइन हुआ है। तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो कि 8.98% डिक्लाइन बाय 7.1% डिक्लाइन हुआ इन मई में। ओके, ओवर 2019 में। नेचुरल गैस प्रोडक्शन कितना 6.8% डिक्लाइन बाय 16.8% इन मई ओवर 2019। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 28% डिक्लाइन हुआ है by 21.3% in May 2020 over May 2019। फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन वेट कितना 2.63%, इंक्रीज बाय 7.5% इन May 2020 over May 2019। स्टील प्रोडक्शन 17.92%, declined by 48.4% in May 2020 over May 2019। Cement production weight 5.37%, declined by 22.2%। Electricity generation weight 19.85%, declined by 15.6% in May 2020 over May 2019। तो जो सेक्टर है कोविड-19 के वजह से घाटा में चल रहे हैं। तो अपडेटेड क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर मैनेजिंग कोविड-19 केसेस, तो ये इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन, द इंडियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ रिसेंटली रिलीज एन अपडेटेड क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर मैनेजिंग कोविड-19 केसेस। The updated protocol includes the advice to use dexamethasone as an alternative choice to, किसके अल्टरनेटिव चॉइस है डेक्सामेथासोन किसके अल्टरनेटिव के सोर्स के लिया गया है, जो कि सी मिथाइल प्रेडेनिसोलेन। ओके, तो चलो देखते हैं क्या क्या यहाँ है। The Union Minister of Health and Family Welfare has released at today 27th of June 2020 released an updated clinical management protocol for managing COVID-19 cases. The last update to clinical management protocol was done on 13th June 2020। लास्ट कब हुआ था 13th of June 2020। ओके, उसके बाद जो कि 27 जून 2020 को आया हुआ है। ओके, तो एडवाइस क्या है यहाँ, द अपडेटेड प्रोटोकॉल इंक्लूड द एडवाइस टू यूज डेक्सामेथासोन एज एन अल्टरनेटिव चॉइस टू मिथाइल प्रेडोनिसोलेन फॉर मैनेजिंग मॉडरेट टू सर्व केसेस ऑफ कोविड-19 केसेस। कोविड-19 केस जो कि डेक्सामेथासोन का अल्टरनेटिव चूज़ किया गया है। डेक्सामेथासोन ये क्या है, डेक्सामेथासोन इज एन मेथासोन कौन सा corticosteroid drug used in wide range of condition of its anti-inflammatory and immunosuppressant effect. The drug is also part of national list of essential medicine. ये ड्रग नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल है लिस्ट एंड इज वाइडली अवेलेबल है, जहाँ भी आसानी से मिल जाता है।
ट्रेड नेम्स, यहाँ ट्रेड नेम्स कौन कौन सा नाम पे मिलता है? डेक्सटेंजा और जूडेक्स ऐसे और अदर्स दूसरे नाम भी यहाँ है। न्यू प्रोसेस फॉर MSME रजिस्ट्रेशन, तो नया प्रोसेस क्या है MSME रजिस्ट्रेशन के, इसके बारे में आपने शायद देखा या नहीं, लेकिन चलो देखते हैं। इन हिस्ट्रिक मूव द MSME मिनिस्ट्री ऑन 26 जून 2020 came out with a consolidate notification. According to notification, an enterprise can be registered just as a basics of क्या 1, अगर किसका आधार कार्ड है तो इजीली उसका MSME रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ओके, तो क्या क्या है था यहाँ डिटेल, चलो देखते हैं। इन हिस्टोरिक मूव, कभी ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया गया था। MSME मिनिस्ट्री ऑन 26 जून 2020 कम आउट विथ ये consolidated notification in a form of guidelines, okay, for clarification and registration of MSMEs. It will be effective from 1st July 2020. कब से शुरू हुआ और कब से लागू है? 1st July 2020. According to notification, an enterprise can be registered just on the basis of आधार कार्ड। आधार कार्ड के जरिए एक MSME रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इट इज़ ए पेपरलेस एक्सरसाइज इन ए ट्रू सेंस, ये विदाउट पेपर से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन हो रहा है विद आधार कार्ड डिटेल के द्वारा। आधार कार्ड अगर आपका नंबर, अगर आधार कार्ड का आपका फ़ोन नंबर अगर लिंक किया गया है और सब अपडेटेड है तो आपको ये इजीली रजिस्ट्रेशन करने में सहायक होगा। तो हाईलाइटेड यहाँ क्या है? उद्यम। उद्यम क्या है? उद्यम, द नोटिफिकेशन आल्सो सेज हियर द MSME will known as उद्यम. It is a more closer to the world enterprise. Accordingly, the registration process will be known as उद्यम registration. उद्यम registration. Okay. क्लासिफिकेशन क्या क्या है? As declared earlier, investment in a plant or machinery or equipment or turnover are the basic criteria for क्या? Classification of MSMEs. Now, notification clarifies export of goods or services or both shall be excluded while calculating the turnover of any enterprise, wherever micro, small or medium. Registration कैसा है? This process of registration can be done online through portal which will be made known as public before 1st July 2020. The date from which is now arrangement going to be effective. Facilitation. In another first, the Ministry of MSME has established a strong facilitation mechanism for MSMEs. This process is in form of single window system. तो ये सिंगल विंडो सिस्टम है, मतलब डायरेक्ट आपको ज़्यादा झंझट नहीं होगा, एक ही बार में आपको एक ही जगह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा और रीजनल लेवल में भी। इट विल हेल्प दोज एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट एबल टू फाइल उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर एनी रीजन। उद्यम रजिस्ट्रेशन में अगर कोई फाइल कर नहीं पा रहा है तो यह उनसे ये सहायक होगा। एट दिस डिस्ट्रिक्ट लेवल, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स has been made responsible for facilitation of entrepreneurs. Similarly, ministry's recent initiative of campaign control room across country have been made legally responsible for facilitation of such entrepreneurs registration and even thereof. तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी DIC काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो कि काम कर रहे हैं। ओके, तो इनके प्रमोशन से तो मुझे तो ये नहीं लगता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर को प्रॉब्लम होगा, या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रॉब्लम होगा, या फिर बिजनेस करने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये सब था बिजनेस के बारे में, ओके, MSME के बारे में। तो नेक्स्ट है सांस्कृतिक सद्भाव मंडप, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो Consider the following statement.
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी laid the foundation stone of सांस्कृतिक सद्भाव मंडप एट रामपुर उत्तर प्रदेश। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। द अबव करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा ये करेक्ट है, या फिर ओनली ये करेक्ट है और फिर बी और बोथ 1 2 और नॉन ऑफ द। तो यहाँ आंसर है सी, जो कि 1 और 2 ये दोनों करेक्ट है। तो यहाँ किसके द्वारा फाउंडेशन स्टोन किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी लेड फाउंडेशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ओके, मुख्तार अब्बास के द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इट वॉज बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। ओके, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंडर ये आता है और इसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो रिलेटेड फैक्ट्स क्या है। 29 जून 2020 यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर क्या, सांस्कृतिक सद्भाव मंडप एट रामपुर उत्तर प्रदेश में। तो सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो सांस्कृतिक सद्भाव मंडप इज ए बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद द कॉस्ट ऑफ 92 करोड़ का लागत है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कौन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJPK। दिस कम्युनिटी सेंटर विल बी यूटिलाइज फॉर वेरियस सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटीज़। तो ये कम्युनिटी सेंटर जो कि तैयार किया जा रहा है, इस कौन कौन सा पर्पज़ में यूज होगा, लाइक सोशल एंड इकोनॉमिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ओके, गवर्नमेंट लेवल और प्राइवेट लेवल और कोचिंग, वेरियस एजुकेशनल कोचिंग्स और रिलीफ एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग फ्लड और एनी नेचुरल कैलेमिटीज। ओके, such as corona and different sports activities also। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJKB, the erstwhile multi-sectoral development program has been restructured and renamed as Pradhan Mantri Jan Vikas Karyam for effective implementation. This scheme is designed to address development deficit of the identified minority concentration areas. The restructured scheme is to be implemented during remaining period of 14th Finance Commission. It will be implemented as a central sponsored scheme। तो ये क्या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, तो ये 14th फाइनेंस कमीशन के अंडर में आता है। तो द स्कीम इज डिजाइन टू एड्रेस डेवलपमेंट डेफिसिट एंड आइडेंटिफाई माइनॉरिटी कंसेंट एरिया, जो कि माइनॉरिटी कंसेंट एरिया को देखकर ये किया जा रहा है। ओके, तो ये स्कीम का डिटेल्स है। तो ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम सीक्स टू प्रोवाइड बेटर सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, बेटर व्हाट सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू facilitate to the minority communities, particularly in the field of education, health, skill development, which would further lead to the closing of the gap between national average and minority communities with regard to backwardness parameters. Under PMJKY, 80% of resources would be utilized for project related एजुकेशन। तो यहाँ मैक्सिमम चांसेस के 80% चांसेस है क्या, कहाँ ये यूज़ होगा, लाइक एजुकेशन,
health related health or skill development at least 33.40%, 33 to 40% will be earmarked for creation of assessed facilities for women or girls. Government conceived a multi-sectoral development program MSDP in the year 2008-9. The scheme continued till 31st of March 2018. तो ये क्या है? तो सांस्कृतिक सद्भाव मंडल के बारे में हमने अभी पढ़ा। तो नेक्स्ट है नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2021। ओके, इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग अब्यूज्ड। तो आंसर है 26 जून। तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग वाज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 26 June 2020. This day is observed by the United Nations as an expression of its determination to strengthen action occupation to achieve goal of an international society free of drug abuse. Okay, 2020 theme for day is better knowledge for better care. This was the theme. तो यहाँ का थीम क्या था? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ओके, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। On this day in India, Ratamlal Kataria, Minister of State for Social Justice and Empowerment, he launched Nasha Mukt Bharat Annual Action Plan 2021 for 272 most affected districts, जो कि 272 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑल इंडिया में ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जो कि नशा मुक्त करने के लिए बनाया गया है। नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2021 could focused on 272 most affected districts. Okay, launched 3 prongs of attack combining efforts: Narcotics Bureau, outreach, awareness by social justice and treatment through health department. The action plan was followed component awareness generation programs. तो ये एक्शन प्लान कौन कौन सा में है? अवेयरनेस जनरेशन में फोकस ऑन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी कैंपसेस एंड स्कूल्स, कम्युनिटी outreach, identification of departmental population, focus on treatment facilities at hospitals settings, and capacity building programs for service provider. National Action Plan for Drug Demand Reduction. The Ministry of Social Justice Empowerment has prepared National Action Plan for Drug Demand Reduction for the period of 2018-2025. which aims reduction of adverse consequences of drug abuse through multi-pronged strategy involved education, de-addiction and rehabilitation of affected individuals and their families. तो ड्रग अब्यूज़ को कैसे कम करने के लिए नशा मुक्त भारत कैसे बनेगा, इसके लिए ये सब स्कीम बनाया गया है। तो ये एक्शन प्लान के द्वारा जो कि भारत का सबसे अफेक्टेड 272 डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में देखते हुए प्लान बनाया गया है। तो ये एक्शन प्लान इंक्लूड्स कंपोनेंट्स फॉर प्रिवेंटिव एजुकेशन, अवेयरनेस जनरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, फोकस इंटरवेंशन, vulnerable areas, skill development, vocational trainings and livelihood support,
of ex-drugs addicts. State union territory specified interventions of surveys, studies, evaluation and research etc. तो इस क्या तो रिहेबिलिटेशन, जो भी ड्रग्स के नाते में चोर हो गए हैं उन्हें कैसे समाज में फिर से स्थापित करने के लिए उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा, उसके ऊपर ध्यान देते हुए ये स्कीम तो नहीं, एक्शन प्लान को प्रिपेयर किया गया है। तो यहाँ क्या कौन सा स्टैंडर्ड एजुकेशन उन्हें क्या क्या देने के लिए सोच रहे हैं। तो एजुकेशन अच्छा से समझा के और अवेयरनेस बिल्डिंग करके सबको बता के, और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, कैसे उन्हें ट्रीटमेंट करना है और कैसे उन्हें अपने समाज में उन्हें लाना है। तो ये सब देखते हुए ये सर्वे और स्टडीज एवोल्यूशन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेवेंसी, आर्टिकल 47 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट, आर्टिकल 47 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, क्या लिखा है गया, द स्टेट शैल रिगार्ड द राइजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में आर्टिकल 47 में लिखा गया है। न्यूट्रिशन मतलब जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे खाद्य, और न्यूट्रिशन अच्छे विटामिन, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बचना है उसके बारे में वहाँ लिखा गया है। ऑफ इट्स पीपल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एज एमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज। तो यह इसका प्राइमरी प्राथमिकता क्या है, ये सब को लेके इसका प्राथमिकता है। ये particular the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medical purposes, intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। तो आर्टिकल 47 को देखते हुए स्टेट का एक प्राइमरी कर्तव्य बनता है कि अपने स्टेट को अच्छा न्यूट्रिशन मिलना कैसे मिलेगा उसके बारे में सोचना है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हाई होगा उसके बारे में सोचना है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। कल फिर और एक वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो करने जा रहा हूँ कल। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज पहला वीडियो इसलिए थोड़ा शायद आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है या नहीं, आप कमेंट करिए। नेक्स्ट से अच्छा वीडियो में बनाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और महत्वपूर्ण ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।